हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्यूज 30/12/2023 के लिए। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कर जैविक हथियार संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो क्या है, कितने कथन सही नहीं है ये ढूंढना है, ठीक है ना। करैया जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाता है। ये संधि की बात है। करैया सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी। करैया संधि 185 राष्ट्रों की पार्टियों और 4 हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के साथ लगभग सार्वभौमिक सदस्यता तक पहुंच गई है। तो ध्यान देना है कि तीनों कथन जो है इस संधि के बारे में सही है, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन। करा जैविक हथियार संधि। जैविक हथियार संधि BWC जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण एवं उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करती है। अतः कथन पहला सही है। करैया सामूहिक विन्यास के हथियारों की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी। अतः कथन दूसरा सही है। करैया WMD के प्रसार को प्रतिबंधित करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में BWC एक प्रमुख तत्व है और इसने जैविक हथियारों के विरुद्ध एक मजबूत मानदंड स्थापित किया है। यह संधि 185 राष्ट्रों की पार्टियों और 4 हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के साथ लगभग सार्वभौमिक सदस्यता तक पहुंच गई है। तक कथन तीसरा सही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी होगा, बी, ठीक है, सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कौन सा देश नंबर 1 है और भारत का क्या स्थान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की है। यह देशों को खुशहाली के आधार पर रैंक प्रदान करती है। अतः विकल्प भी सही है। करबस 2012 से इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस समारोह के हिस्से के रूप में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास जारी की जाती है। निरंतर छठे वर्ष फिनलैंड जो है खुशहाली के मामले में शीर्ष पर है तथा डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है, ठीक है। तो कुछ याद रह ना रहे, पहला तो जरूर याद रहना चाहिए फिनलैंड। और 136 देशों में भारत का स्थान एक तरह से कहेंगे खराब ही है और 126वें स्थान पर है, जो विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक बनाता है, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। करा है पीर पंजाल पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है, ढूंढना है। करैया लघु हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों की एक श्रृंखला है, तो ये सही है। करैया लघु हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ये भी सही है। यह कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र की पहाड़ियों से अलग करती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही और सभी 3 सही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इसका डिस्क्रिप्शन। पीर पंजाल पर्वतमाला। पीर पंजाल श्रेणी उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिमालय में स्थित लघु हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों की एक श्रृंखला है, अतः कथन एक सही है। हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में ब्यास तथा नीलम किशन गंगा नदियों के बीच दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, जिसका उत्तर पश्चिम छोर पाकिस्तान तक विस्तृत है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, तथा कथन दूसरा सही है। तीसरा है कि पश्चिमी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र की पहाड़ियों से अलग करती है, तथा कथन तीसरा सही है, ठीक है। तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान और देश मिलाना है जुएल पोर्ट DNBU फू एयरबेस और तीसरा है होचिमिन सिटी। तो जुवेल पोर्ट जो है संयुक्त अरब अमीरात में ना होकर सऊदी अरब में है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों अलग जगह है, ठीक है। इसको UAE बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, और इसको बोलते हैं द किंगडम ऑफ सऊदी अरब, ठीक है। इसको शॉर्टकट में सऊदी अरब को KS से बोलते हैं और इसको UAE, ये ध्यान रखना है। इस कारण से क्या होगा, पहला कथन मिलान में सही नहीं है, यहाँ पे सऊदी अरब आएगा। DNBU फू एयरवेज वियतनाम में है, दूसरा ये सही होना चाहिए, ठीक है। होचिमिन सिटी ये भी वियतनाम ही में होना चाहिए, तो दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो केवल 2 ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।
करा है किंग फहद औद्योगिक बंदरगाह जुवेल एक सऊदी बंदरगाह है, यह सऊदी अरब के जुवेल शहर में स्थित है। बंदरगाह की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी, अतः यूं एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। करा DNBU फू एयरबेस एक सैन्य एयरबेस है जो वियतनाम के DNBU प्रांत के DNBU फू शहर में देश के उत्तर पश्चिमी भाग में लाओस की सीमा के करीब स्थित है, अतः युग्म 2 सुमेलित है। करा होचिमिन सिटी संक्षिप्त रूप में HCMC बोलते हैं, जिसे साइगोन भी बोला जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। होचिमिन सिटी को क्या बोलते हैं? साइगोन भी बोलते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। वियतनाम का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है। इसकी आबादी वर्ष 2023 में लगभग 9.3 मिलियन थी, अतः युग्म तीसरा भी सुमेलित नहीं है। ठीक है। आगे है कि निकारागुआ मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल में निवास राज्य से थोड़ा बड़ा है। देश की सीमा उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टा रिका से लगती है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और देश की पूर्वी सीमा पर कैरिबियन सागर है। तो थोड़ा सा आपको फ़ोन की घंटी भी सुनाई दे रहा होगा, लेकिन वीडियो रोकेंगे नहीं हम, इस रिकॉर्ड में ही चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले रिकॉर्डिंग बाद में फ़ोन कर रहा है। जैमिंग, स्पूफिंग, लेजर सिस्टम एवं उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव हथियार जैसी तकनीकें हाल ही में निम्नलिखित के संदर्भ में खबरों में थी। तो ध्यान देना है कि आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र में ड्रोन हमले को रोकने के लिए। ठीक है। जैमिंग, स्पूफिंग, लेजर सिस्टम एवं उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह ज्ञात है कि कोई ड्रोन रोधी तकनीकें विशेष मौसम स्थितियों में अच्छी तरह से कार्य नहीं करती है। जैविंग विशेष रूप से जटिल है क्योंकि इसमें मैत्रीपूर्ण संचार प्रणालियों में हस्तक्षेप करने की क्षमता है। ड्रोन नियंत्रण प्रणालियों को भ्रमित करने के लिए स्पूफिंग भी उपयोगी है, लेकिन प्रायः सटीक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। करण निर्देशित ऊर्जा हथियार जैसे लेजर सिस्टम और उच्च शक्ति माइक्रोवेव हथियार सशस्त्र ड्रोनों का मुकाबला करने में अधिक प्रभावी है, लेकिन ये प्रौद्योगिकियां महंगी हैं और अधिकांश क्षेत्रीय नौसेनाओं की पहुंच से बाहर है, अतः विकल्प सी है सही है। ठीक है। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के संबंध में सही है। तो ध्यान देना है कि सही होगा AI को मशीनों और प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त करने, इसे लागू करने और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, अतः ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में सही है। थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो है, क्षमताओं के आधार पे क्या है AI के प्रकार, उसके बारे में थोड़ा विवरण। तो दुर्बल AI या संकीर्ण AI, करे इस AI को संतरज खेलने, चेहरे पहचानने या सिफारिश करने जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बारे में उदाहरणों में सिरी, वॉटसन, अल्फागो शामिल है। फिर है सुपर AI, करे काल्पनिक AI जो मानव बुद्धि से बढ़कर रचनात्मकता, आत्म जागरूकता और भावना जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले कार्यों में उत्कृष्ट है। कोई वर्तमान उदाहरण नहीं है, केवल भविष्य की संभावनाएं हैं। फिर है जनरल AI, कार्य तर्क शक्ति, लर्निंग और प्लानिंग सहित किसी भी बौद्धिक कार्य को करने की क्षमता जो मनुष्य कर सकता है। कोई मौजूदा उदाहरण नहीं है, लेकिन शोधकर्ता इस पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। कार्य कार्यक्षमता पर आधारित विवरण, प्रतिक्रियाशील मशीनें, कर AI जो वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन उसमें स्मृति या पिछले अनुभवों से सीख लेने का अभाव है। उदाहरण में डीप ब्लू या अल्फागो शामिल है। और है क्या, सीमित मेमोरी, कर AI जो थोड़े समय के लिए कुछ डेटा या पिछले अनुभव को संग्रहित करता है, निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग करता है। उदाहरणों में सेल्फ ड्राइविंग कारें, चैटबॉट शामिल है। फिर मस्तिष्क का सिद्धांत, कर वह जो दूसरे की मानसिक स्थिति, शून्यता और विश्वास को समझता है तथा उनका अनुकरण करता है। फ्लो ड्यूरेंट उदाहरण है इसका, अनुसंधान इस पर भी जारी है। सेल्फ अवेयर, कर स्वयं की भावना, चेतना और आत्म प्रतिबिंब वाला AI इसके वर्तमान उदाहरण है जो दार्शनिक तथा वैज्ञानिक तर्क वितर्क के अधीन है, अतः विकल्प बी सही है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है ढूंढना है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के होगा। ठीक है। पहला गलत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है, तो ये सही है। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबंधित विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह भारत सरकार की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है, तब पहला सही नहीं है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है, तथा कथन दूसरा सही है।
ठीक है। चलिए, तो आज का अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला है ब्रेक थ्रू पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर विज्ञान के क्षेत्र में ऑस्कर्स के रूप में प्रसिद्ध इन पुरस्कारों की स्थापना बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा की गई है। तो इसको देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, इसमें बहुत सारे संस्थाओं मिलकर इसको देती है। ये सिर्फ यहाँ पे बिल और मेलिंडा गेट्स नहीं है, या फिर ये है भी नहीं उसमें। करें इन पुरस्कारों का उद्देश्य आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तनकारी योगदान देने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना है। तो तक इसलिए ऑप्शन बी तो सही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कौन सा सही नहीं है ये ढूंढना था, ठीक है ना, इसलिए ये होगा। तो ये सही है, ये गलत है। तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार करा इसे वर्ष 2012 में यूरी मिलनर, मार्क जुकरबर्ग, प्रिंसला चान फेसबुक से और सरगोई ब्रिन गूगल से सहित सिलिकॉन वैली के प्रमुख लोगों द्वारा स्थापित किया गया था। अतः कथन पहला सही नहीं है। कौन कौन है इसमें, यूरी मिलनर, मार्क जुकरबर्ग, प्रिंसला चान फेसबुक से और सरगेई ब्रिन गूगल से, और यहाँ है सहित सिलिकॉन वैली के प्रमुख लोगों द्वारा। तो आगे है, इस पुरस्कार का उद्देश्य उन उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने आधारभूत विज्ञान, विशेष रूप से जीवन विज्ञान, गणित और मूलभूत भौतिकी जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी योगदान दिया है। अतः कथन 2 सही है। कर ब्रेक थ्रू पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवांशिक चिकित्सा, मूलभूत भौतिकी एवं गणित शामिल है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो आगे आप देख सकते हैं कि पीड़कनाशी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा है इनका विनियमन कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत किया जाता है। दूसरा है कि भारत सरकार ने डिकोफोल, डिनोकैप और मैथोमाइल को प्रतिबंधित कर दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों सही है, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि पीड़कनाशी के उपयोग को कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के तहत विनियमित किया जाता है, नहीं रेगुलेट किया जाता है। अतः कथन पहला सही है। कर कीटनाशी अधिनियम 1968 भारत में पीड़कनाशी के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, निर्माण, कंस्ट्रक्शन या फिर प्रोडक्शन बोल रहे हैं एवं बिक्री को, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, बिक्री को कवर करता है। कर यह अधिनियम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। कर भारत सरकार ने डिकोफोल, डिनोकैप और मैथोमाइल को प्रतिबंधित कर दिया है। अतः कथन दूसरा सही है। आगे क्या है, तो आगे आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यह स्थाना सम्मेलन द्वारा गठित किया गया था, कितना सही है ढूंढना है। अंतर सरकारी संगठन है, तो ये बगदाद सम्मेलन के द्वारा हुआ था, इसलिए पहला गलत है। इसका मुख्यालय वियना में है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में, तो ये भी गलत है। कर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके संस्थापक सदस्य हैं, तो यहाँ पे केवल एक सही है, ये तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में किया गया था। अतः कथन पहला सही नहीं है। कर इसका उद्देश्य विश्व बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित तथा तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है। यह उत्पादक एवं खरीदार दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर तेल की कीमत में उतार चढ़ाव से पड़ने वाले प्रभाव को कम करता है। कर इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अतः कथन 2 सही नहीं है। कर इसके संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला है। अतः कथन तीसरा सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया, तो कल मिलेंगे। अच्छा, कल संडे है ना, हाँ, तो कल जब संडे है तो कल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्यूज 30/12/2023 के लिए। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कर जैविक हथियार संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो क्या है, कितने कथन सही नहीं है ये ढूंढना है, ठीक है ना। कर यह जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाता है। ये संधि की बात है। कर यह सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी। कर यह संधि 185 राष्ट्रों की पार्टियों और 4 हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के साथ लगभग सार्वभौमिक सदस्यता तक पहुंच गई है। तो ध्यान देना है कि तीनों कथन जो है इस संधि के बारे में सही है, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन। कर जैविक हथियार संधि, जैविक हथियार संधि BWC
जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण एवं उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करती है। यथा कथन पहला सही है। कह रही है सामूहिक विन्यास के हथियारों की एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी। यथा कथन दूसरा सही है। कह रहे WMD के प्रसार को प्रतिबंधित करने के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों में BWC एक प्रमुख तत्व है और इसने जैविक हथियारों के विरुद्ध एक मजबूत मानदंड स्थापित किया है। यह संधि 185 राष्ट्रों की पार्टियों और 4 हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों के साथ लगभग सार्वभौमिक सदस्यता तक पहुंच गई है। कथन तीसरा सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी की जाती है? ठीक है, तो ये ऑप्शन बी होगा, बी। ठीक है, सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कौन सा देश नंबर 1 है और भारत का क्या स्थान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की है। यह देशों को खुशहाली के आधार पर रैंक प्रदान करती है। अतः विकल्प भी सही है। करबस 2012 से इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस समारोह के हिस्से के रूप में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास जारी की जाती है। निरंतर छठे वर्ष फिनलैंड जो है खुशहाली के मामले में शीर्ष पर है तथा डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। ठीक है, तो कुछ याद रह गया ना, पहला तो जरूर याद रहना चाहिए फिनलैंड। और 136 देशों में भारत का स्थान एक तरह से कहेंगे खराब ही है और 126वें स्थान पर है, जो विश्व के सबसे कम खुशहाल देशों में से एक बनाता है। ठीक है, ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है पीर पंजाल पर्वतमाला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही है? कह रहे यह लघु हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों की एक श्रृंखला है, तो ये सही है। कह रहे यह लघु हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ये भी सही है। यह कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र की पहाड़ियों से अलग करती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे तीनों सही ऑप्शन, सभी 3 सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इसका डिस्क्रिप्शन। पीर पंजाल पर्वतमाला। कह रहा पीर पंजाल श्रेणी उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिमालय में स्थित लघु हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों की एक श्रृंखला है, अतः कथन एक सही है। कह रहा हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर क्षेत्रों में ब्यास तथा नीलम किशन गंगा नदियों के बीच दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, जिसका उत्तर पश्चिम छोर पाकिस्तान तक विस्तृत है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, तथा कथन दूसरा सही है। तीसरा है कि पश्चिमी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र की पहाड़ियों से अलग करती है, तथा कथन तीसरा सही है। ठीक है, तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान और देश मिलाना है जुएल पोर्ट, DNBU, फू एयरबेस और तीसरा है होचिमिन सिटी। तो जुवेल पोर्ट जो है संयुक्त अरब अमीरात में ना होकर सऊदी अरब में है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों अलग जगह है। ठीक है, इसको UAE बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, और इसको बोलते हैं द किंगडम ऑफ सऊदी अरब। ठीक है, इसको शॉर्टकट में सऊदी अरब को KS से बोलते हैं और इसको UAE, ये ध्यान रखना है। इस कारण से क्या होगा, पहला कथन मिलान में सही नहीं है, यहाँ पे सऊदी अरब आएगा। DNBU फू एयरवेज वियतनाम में है, दूसरा ये सही होना चाहिए। ठीक है, कर होचिमिन सिटी ये भी वियतनाम ही में होना चाहिए, तो दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो केवल 2 ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो करा है किंग फहद औद्योगिक बंदरगाह जुवेल एक सऊदी बंदरगाह है, यह सऊदी अरब की जुवेल शहर में स्थित है। बंदरगाह की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी, अतः यूं एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, करा DNBU फू एयरवेज एक सैन्य एयरवेज है जो वियतनाम के DNBU प्रांत के DNBU फू शहर में देश के उत्तर पश्चिमी भाग में लाओस की सीमा के करीब स्थित है, अतः युग्म 2 सुमेलित है। करा होचिमिन सिटी संक्षिप्त रूप में HCMC बोलते हैं, जिसे साइगोन भी बोला जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। होचिमिन सिटी को क्या बोलते हैं, साइगोन भी बोलते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। वियतनाम का सर्वाधिक आबादी वाला शहर है, इसकी आबादी वर्ष 2023 में लगभग 9.3 मिलियन थी, अतः युग्म तीसरा भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे है कि निकारागुआ मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल में निवास राज्य से थोड़ा बड़ा है। देश की सीमा उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टा रिका से लगती है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और देश की पूर्वी सीमा पर कैरिबियन सागर है। तो थोड़ा सा आपको फोन की घंटी भी सुनाई दे रहा होगा, लेकिन वीडियो रोकेंगे नहीं हम, इस रिकॉर्ड में ही चलेगा। चलिए आगे देखते हैं।
पहले रिकॉर्डिंग बाद में फ़ोन कर रहा है। जैमिंग, स्पूफिंग, लेजर सिस्टम एवं उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव हथियार जैसी तकनीकें हाल ही में निम्नलिखित के संदर्भ में खबरों में थी। तो ध्यान देना है कि आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्र में ड्रोन हमले को रोकने के लिए। ठीक है, जैमिंग, स्पूफिंग, लेजर सिस्टम एवं उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह ज्ञात है कि कोई ड्रोन रोधी तकनीकें विशेष मौसम स्थितियों में अच्छी तरह से कार्य नहीं करती है। जैविंग विशेष रूप से जटिल है क्योंकि इसमें मैत्रीपूर्ण संचार प्रणालियों में हस्तक्षेप करने की क्षमता है। ड्रोन नियंत्रण प्रणालियों को भ्रमित करने के लिए स्पूफिंग भी उपयोगी है, लेकिन प्रायः सटीक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। करण निर्देशित ऊर्जा हथियार जैसे लेजर सिस्टम और उच्च शक्ति माइक्रोवेव हथियार सशस्त्र ड्रोन का मुकाबला करने में अधिक प्रभावी है, लेकिन ये प्रौद्योगिकियां महंगी हैं और अधिकांश क्षेत्रीय नौसेनाओं की पहुंच से बाहर है। अतः विकल्प सी है, सही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के संबंध में सही है। तो ध्यान देना है कि सही होगा एआई को मशीनों और प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त करने, इसे लागू करने और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। अतः ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में सही है। थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तो है, क्षमताओं के आधार पे क्या है एआई के प्रकार, उसके बारे में थोड़ा विवरण। तो दुर्बल एआई या संकीर्ण एआई, करे इस एआई को संतरज खेलने, चेहरे पहचानने या सिफारिश करने जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बारे में उदाहरणों में सिरी, वॉटसन, अल्फागो शामिल है। फिर है सुपर एआई, करे काल्पनिक एआई जो मानव बुद्धि से बढ़कर रचनात्मकता, आत्म जागरूकता और भावना जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले कार्यों में उत्कृष्ट है। कोई वर्तमान उदाहरण नहीं है, केवल भविष्य की संभावनाएं हैं। फिर है जनरल एआई, तर्क शक्ति, लर्निंग और प्लानिंग सहित किसी भी बौद्धिक कार्य को करने की क्षमता जो मनुष्य कर सकता है। कोई मौजूदा उदाहरण नहीं है, लेकिन शोधकर्ता इस पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कार्य क्षमता पर आधारित विवरण, प्रतिक्रियाशील मशीनें, कर एआई जो वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है, लेकिन उसमें स्मृति या पिछले अनुभवों से सीख लेने का अभाव है। उदाहरण में डीप ब्लू या अल्फागो शामिल है। और है क्या, सीमित मेमोरी, कर एआई जो थोड़े समय के लिए कुछ डेटा या पिछले अनुभव को संग्रहित करता है, निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग करता है। उदाहरणों में सेल्फ ड्राइविंग कारें, चैटबॉट शामिल है। फिर है मस्तिष्क का सिद्धांत, कर वह जो दूसरे की मानसिक स्थिति, शून्यता और विश्वास को समझता है तथा उनका अनुकरण करता है। फ्लो ड्यूरेंट उदाहरण है इसका, अनुसंधान इस पर भी जारी है। सेल्फ अवेयर, कर स्वयं की भावना, चेतना और आत्म प्रतिबिंब वाला एआई इसके वर्तमान उदाहरण है जो दार्शनिक तथा वैज्ञानिक तर्क वितर्क के अधीन है। अतः विकल्प बी सही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है ढूंढना है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के होगा। ठीक है, पहला गलत है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है, तो ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है और मौसम विज्ञान एवं संबंधित विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तब पहला सही नहीं है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कर IMD विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। कथन दूसरा सही है। ठीक है, चलिए तो आज का अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला है ब्रेक थ्रू पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर विज्ञान के क्षेत्र में ऑस्कर्स के रूप में प्रसिद्ध इन पुरस्कारों की स्थापना बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा की गई है। तो इसको देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, इसमें बहुत सारे संस्थाओं मिलकर इसको देती है। ये सिर्फ यहाँ पे बिल और मेलिंडा गेट्स नहीं है, या फिर ये है भी नहीं उसमें। करें इन पुरस्कारों का उद्देश्य आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तनकारी योगदान देने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना है। तो तक इसलिए ऑप्शन बी तो सही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कौन सा सही नहीं है ये ढूंढना था। ठीक है ना, इसलिए ये होगा, तो ये सही है, ये गलत है। तो ब्रेक थ्रू पुरस्कार कराई से वर्ष 2012 में यूरी मिलनर, मार्क जुकरबर्ग, प्रिंसला चान फेसबुक से और सरगोई गूगल से सहित सिलिकॉन वैली के प्रमुख लोगों द्वारा स्थापित किया गया था। अतः कथन पहला सही नहीं है। कौन कौन है इसमें, यूरी मिलनर, मार्क जुकरबर्ग, प्रिस्ला चान फेसबुक से और सरगेई विन गूगल से।
और यहाँ है शहीद सिलिकॉन वैली के प्रमुख लोगों द्वारा। तो आगे है, इस पुरस्कार का उद्देश्य उन उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने आधारभूत विज्ञान, विशेष रूप से जीवन विज्ञान, गणित और मूलभूत भौतिकी जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी योगदान दिया है। अतः कथन 2 सही है। कर ब्रेक थ्रू पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवांशिक चिकित्सा, मूलभूत भौतिकी एवं गणित शामिल है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, तो आगे आप देख सकते हैं कि पीड़कनाशक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इनका विनियमन कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत किया जाता है। दूसरा है कि भारत सरकार ने डिकोफोल, डिनोकैप और मैथोमाइल को प्रतिबंधित कर दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों सही है। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि पीड़कनाशी के उपयोग को कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के तहत विनियमित किया जाता है, नहीं रेगुलेट किया जाता है। अतः कथन पहला सही है। कर कीटनाशी अधिनियम 1968 भारत में पीड़कनाशी के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, निर्माण, कंस्ट्रक्शन या फिर प्रोडक्शन बोल देंगे एवं बिक्री को, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, बिक्री को कवर करता है। कर यह अधिनियम कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। कर भारत सरकार ने डिकोफोल, डिनोकैप और मैथोमाइल को प्रतिबंधित कर दिया है। अतः कथन दूसरा सही है। आगे क्या है, तो आगे आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर यह स्थाना सम्मेलन द्वारा गठित किया गया था, कितना सही है ढूंढना है। अंतर सरकारी संगठन है, तो ये बगदाद सम्मेलन के द्वारा हुआ था, इसलिए पहला गलत है। इसका मुख्यालय वियना में है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में, तो ये भी गलत है। कर ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके संस्थापक सदस्य हैं, तो यहाँ पे केवल एक सही है, ये तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में किया गया था। अतः कथन पहला सही नहीं है। कर इसका उद्देश्य विश्व बाजार में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित तथा तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है। यह उत्पादक एवं खरीदार दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर तेल की कीमत में उतार चढ़ाव से पड़ने वाले प्रभाव को कम करता है। कर इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। अतः कथन 2 सही नहीं है। कर इसके संस्थापक सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला है। अतः कथन तीसरा सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। तो कल मिलेंगे, अच्छा कल संडे है ना, हाँ, तो कल जब संडे है तो कल नहीं